नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। पटना सिविल कोर्ट को फिर से धमकी मिली है। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई है। फर्स्ट हाफ में कोर्ट में काम नहीं होगा, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट को फिर से धमकी दी गई। बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी एक बार फिर दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। और देखिए, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट हाफ में कोई भी काम कोर्ट परिसर में नहीं होगा। लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है। परिसर को खाली किया जा रहा है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई। कल मेल के जरिए धमकी मिली थी, आज फोन के जरिए धमकी मिली है। अब सवाल है कि क्या ये कोई शरारत है या साजिश। लेकिन इन सब के बीच पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर रखा गया है। कोर्ट परिसर को खाली किया जा रहा है और किसी भी तरह का काम फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। पटना का सिविल कोर्ट, गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। दरअसल पटना सिविल कोर्ट को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज को ईमेल के जरिए मिली धमकी में कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। कोर्ट कैंपस को खाली कराकर पुलिस जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया, लेकिन कोर्ट से जुड़ा मामला था, इसलिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई। हालांकि बार बार मिल रही धमकी के बाद भी आरोपी की पहचान तक नहीं होने से वकीलों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। बस प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। रोड पर कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए? पटना से करीब 365 किलोमीटर दूर किशनगंज में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा रहा। ऐसी धमकी से कोर्ट के काम पर भी असर पड़ता है और दूर दराज से इंसाफ की आस में पहुंचे लोगों में निराशा दिखती है। जरूरत है धमकी के पीछे किनका हाथ है पता लगाने की, ताकि कोर्ट का काम बिना बाधा के चल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मनोज सिन्हा के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और आइए अब इससे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार कोर्ट को उड़ाने की धमकी कब कब मिली है। देखिए, 25 अप्रैल 2025 को धमकी दी गई थी, यानी कि एक साल पहले। 28 अगस्त 2025, 16 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 2025, 11 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, वहीं 8 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026, 9 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026, यानी कि तारीख दर तारीख बदलती रही। साल भी बदल गया, लेकिन धमकियां नहीं रुकी। देखिए, यह भी जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2025 कोर्ट को उड़ाने की धमकी का सिलसिला तेज हो गया है। यानी कि जो पहली तारीख थी वो अक्टूबर महीने की 2025 साल की थी और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक साथ कई जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। कभी पटना हाई कोर्ट तो कभी सिविल कोर्ट। इन दोनों ही कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। 8 दिसंबर 11 दिसंबर तक 4 बार पटना हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ ही आखिर कैसे कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जाती है, ये भी आपको हम बताते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ईमेल के जरिए ही धमकी दी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें आज की, तो पटना सिविल कोर्ट में रजिस्ट्रार को फोन आया है। किस चीज से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई? बम से, यानी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और धमकी के बाद क्या एक्शन लिए जाते हैं, ये भी आप जानिए। धमकी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाती है। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की जांच होती है। अब तक की जांच में सारी धमकी फर्जी पाई गई है। 2025 से लेकर आज तक की तारीख हमने जितनी भी आपको बताई, उन तमाम तारीखों में ये धमकियां फर्जी ही पाई गई है। सवालों के जरिए अब खबर तो जानिए, कौन देता है बार बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी? कोर्ट को उड़ाने की धमकी के पीछे आखिर मंशा क्या है, क्या मकसद है?
क्या कोई जानबूझकर प्रशासन के साथ मजाक करता है, शरारत करता है, और ऐसे धमकी देने वालों को क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? सवाल है कि क्या सुरक्षित है बिहार के कोर्ट परिसर? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्या बिहार के कोर्ट में कभी कोई इस तरह की घटना हुई है क्या, और अगर हुई है तो कब कब और किस स्तर की हुई है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि कब कब बिहार के कोर्ट दहल उठे हैं। सबसे पहले 15 दिसंबर 2023 को दानापुर कोर्ट कैंपस में कुख्यात अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार मारा गया। 26 अगस्त 2023 समस्तीपुर कोर्ट परिसर में शराब तस्कर पर फायरिंग की गई। 28 मार्च 2023 सहरसा जज के चेंबर के बाहर बंदी प्रभाकर पंडित की हत्या हो गई। 2019 में दानापुर के कोर्ट में बदमाश को भागते समय सिपाही की हत्या कर दी गई। 2018 में सीतामढ़ी के कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की हत्या हो गई। मई 2017 में बेतिया में कुख्यात बबलू दुबे की हत्या हुई और 2017 में ही बाढ़ के गुड्डू सिंह की हत्या हो गई। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुरक्षित है बिहार के कोर्ट? देखिए, कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा है तो घटनाएं आखिर कैसे हो जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि पटना, भागलपुर, औरंगाबाद सिविल कोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी तरह की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है और बार बार इस तरह की चर्चा हो रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच आपको आज की भी खबर बता दें, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। पप्पू यादव के केस पर फिर से सुनवाई जो है वो टल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी बीच दरभंगा से अगली खबर आपको बताएंगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला है। इस मामले में तीसरी प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामा करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। 30 नामजद 211 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, 6 साल की बच्ची से रेप हत्या का मामले में तीसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है। एफएसएल की टीम लगातार सबूत साक्ष्य जुटाने में लगी है। हंगामे करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। 30 नामजद 211 पर फिलहाल प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जब ये पूरी वारदात हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश था, सड़कों पर उतरे थे, हंगामा किया था और इसी हंगामे के बाद 211 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है और इन 2 तस्वीरों को देखिए और देखिए इस पूरी खबर की देख जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई की गई है? जी बता दूं कि ये पूरा मामला में जब उपद्रवियों के द्वारा हंगामा किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरी प्राथमिकी, पहली प्राथमिकी पीड़िता के परिवार के द्वारा था। अब तीसरी प्राथमिकी जो दर्ज की गई है वो कुछ यूट्यूबर जो चैनल चलाते हैं उन पर किया गया है और कुछ ब्लॉगर हैं या जो रील बनाते हैं उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो लोग हैं 12 से ज्यादा लोगों को चिन्हित भी किया गया है। जो लोग पीड़िता के पहचान उजागर किए हैं, उनकी तस्वीर, जो मासूम बच्ची थी उसकी तस्वीर लगा कर रील बनाए हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी पुलिस कार्रवाई के मोड पर है। और सारे जो लोग हैं चिन्हित किए गए हैं, सारे पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जा रही करने की बात कही जा रही है। लेकिन किसी का नाम पुलिस के द्वारा बताया नहीं जा रहा है। लेकिन 12 ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें से 6 जो है उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पटना में नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में 25 संदिग्धों का डीएनए सैंपल फेल होने के बाद एसआईटी की जांच अब इनसाइडर थ्योरी पर जाकर मुड़ गई है। पुलिस अब 2 करीबी रिश्तेदार सहित 10 नए लोगों का डीएनए टेस्ट कराएगी। वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए असली गुनहगार तक पहुंचने की ये आखिरी उम्मीद मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो
खबर यह है कि 10 लोगों में 2 करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है? ये आखिरी उम्मीद जताई जा रही है वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए 10 लोगों का सैंपल फिर से लिया जाना है। कौन है ये 10 लोग? इनमें 2 करीबी भी हैं। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुबह इसमें एक जो है वो मृतक के चाचा बताए जा रहे हैं और दूसरा एक करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, जबकि 8 जो हैं वो संदिग्ध हैं। इन लोगों के बारे में जो जानकारी मिली, क्लू मिली है, उसके बाद जो एसआईटी है इन 10 लोगों की जो है वो डीएनए सैंपल के लिए ब्लड सैंपल जो है वो लेगी। आज से कल में ये कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद एफएसएल जो है इस पूरे डीएनए सैंपल्स की जो है वो ब्लड सैंपल्स की जाँच करेगी। चूँकि अब तक देखा गया तो 25 लोगों की जो डीएनए सैंपल के लिए ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिसमें मृतका के माता पिता और भाई भी शामिल थे। सभी के डीएनए सैंपल जो है ब्लड सैंपल से मिलान किया गया, लेकिन किसी के भी डीएनए नहीं मिल पाए, मैच नहीं किया। चूंकि मृतक जो है उनके अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म पाए गए थे, पुरुष का स्पर्म पाए गए थे और उसके बाद ही ये जांच जो है वो शुरू की गई थी। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही खबर को दर्शकों को बताया था कि जो मृतक है उसके जो अंडरगारमेंट्स है उस पर पुरुष का स्पर्म पाए गए और उम्र जो है 18 से 21 साल बताए गए। तो उसके बाद ये जांच प्रक्रिया जो है वो तेज की गई और लगभग जितने भी लोग थे जो संदिग्ध थे, जो छात्रा से जिनका संपर्क रहा या जो उनके साथ सहपाठी रहे, सभी के डीएनए सैंपल लिए गए, लेकिन उनके रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आए हैं। और ऐसे में अब आखिरी उम्मीद कहें या फिर कि इस मामले को केंद्र सरकार से सीबीआई से जांच कराने की अनुरोध राज्य सरकार ने की है, तो अब तक वो अनुरोध स्वीकार नहीं हुई है। लेकिन इधर चूंकि इस खबर को फिर से न्यूज 18 ने उठाया और पूछा कि आखिर पटना पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है, तो इसके बाद एक बार फिर से पटना पुलिस की नींद खुली और में जो आगे की जो अनुसंधान है वो फिर से तेज किए गए, जिसके तहत 10 लोगों के डीएनए सैंपल के लिए ब्लड सैंपल जो है वो आज से कल के बीच में लिए जाएंगे और फिर उसकी जांच की जाएगी और ये पड़ताल किया जाएगा कि क्या इन 10 में से किसी का ब्लड सैंपल जो है वो वाकई नजर बनाकर रखे अमित, नजर बनाकर रखे। एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा इस पूरी जांच का और देखने वाली बात होगी कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई है। सहायक कारा अधीक्षक की पत्नी श्वेता की मौत हो गई है। विद्यापति नगर के शेरपुर की घटना बताई जा रही है। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। नंदू चौधरी और श्वेता की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराई गई थी। 31 मई 2023 में ये शादी हुई। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे। मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। मृतक विवाहिता के भाई ने विद्यापति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। पति असिस्टेंट जेलर नंदू चौधरी, सास ससुर सहित अन्य लोगों पर दहेज के लिए हत्या के आरोप लगे हैं। विद्यापति नगर के शेरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई है। समस्तीपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। सहायक काराधीक्षक की पत्नी की मौत हुई है। आपको बता दें कि दहेज के लिए हत्या के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले परिजन पहुंचे थे घर पर, इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद इसके बात नहीं मानी गई और ससुराल वालों ने विवाहिता की बलि चढ़ा दी दहेज के हत्थे। और आपको बता दें कि दहेज में गाड़ी की डिमांड की जा रही थी। आज से लगभग तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहां गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहां। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते 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 आज फाइनली इसको क्लोज कर दिया। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम यहाँ खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए मानवता, इसका फैमिली में ये इंसानियत है। और देखिए, पटना की यातायात व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वाहन को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने वाले 24 और नए ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किए जाएंगे और इसका निर्णय बुधवार को शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड की बैठक के दौरान ली गई है।
पटना की यातायात व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाए, इसको लेकर के पटना में ट्रैफिक सिग्नल्स की जो है संख्या बढ़ाई जाएगी और इस बात का फैसला जो है वो बुधवार को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक के दौरान ली गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वाहनों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लाल, हरा और पीला लाइट जलाने वाली 24 ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे और इस बात की मोहर जो है इस बात पर मोहर वो बुधवार को जो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो बोर्ड की बैठक थी उसमें ली गई है। बताते चले कि वर्तमान में पटना में करीब 28 सिग्नल लगे हैं। ट्रैफिक एसपी का प्रस्ताव जो है वो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो बोर्ड है उसको दिया गया था और इस प्रस्ताव पर जो है हरी झंडी लगा दी गई है और इसके साथ जो है अब पटना में 28 ट्रैफिक सिग्नल्स जो है पहले से संचालित थे, 24 और जो है वो लगाए जाएंगे तो इसकी संख्या जो है वो 52 हो जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी सिग्नल जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे जिससे ट्रैफिक की निगरानी और संचालन जो है डिजिटल तरीके से बेहतर हो सकेगा। और इसके साथ साथ बताते चले कि पटना में जो ई टॉयलेट है वो फिर से बेहतर तरीके से संचालित हो, इसको लेकर भी जो है वो इस बोर्ड में की बैठक थी उसमें लिए गए हैं और ई टॉयलेट की संख्या भी जो बढ़ाने की अनुशंसा जो है वो बोर्ड की तरफ से की गई है। हरी झंडी जो है वो दी गई है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पटना स्मार्ट बने और इसी दिशा में ये फैसले लिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि पटना वासियों के लिए एक राहत की बात है क्योंकि पटना में जो है ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर तरीके से नहीं होने के कारण परिवहन जो है वाहनों का वो सुचारू तरीके से नहीं हो पा रहा था। कई इलाके में जो है जाम की समस्याएं नजर आती थी और सिग्नल्स जो है वो जहां लगे भी थे वहां भी बेहतर तरीके से उसका कमांड नहीं हो पाता था। तो कहीं न कहीं इस कारण से शहर में जाम की स्थिति बनी हुई रहती थी और इसी को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि पटना में जो है न सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि इसका संचालन भी डिजिटल तरीके से किया जाएगा। और ई टॉयलेट्स जो पटनावासी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, अगर उन्हें टॉयलेट लगता था, वॉशरूम जाना होता था अचानक से तो इसकी संख्या कम थी, जो थी वो भी बंद रहती थी। तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। एक तो ट्रैफिक का जो संचालन है वो डिजिटल तरीके से किया जाए और ट्रैफिक सिग्नल्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, दूसरी तरफ ई टॉयलेट्स की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए और जो बने हैं उसका संचालन सुचारू तरीके से बेहतर तरीके से हो। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पटना को स्मार्ट बनाने की दिशा में ये दोनों फैसले लिए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, अगली खबर मुंगेर से है जहां छात्रा स्नेहा कुमारी को लापता हुए आज 20 दिन बीत चुके हैं। जीएनएम की ट्रेनिंग करने गई मुंगेर की छात्रा स्नेहा कुमारी भागलपुर आई हुई थी और 17 जनवरी को स्नेहा घर से भागलपुर के लिए निकली थी। 21 जनवरी को मां किरण देवी ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। महिला की मिसिंग कंप्लेंट हम लोगों को प्राप्त हुई थी सफिया सराय थाना अंतर्गत, जो कि करीबन 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में वो अपने घर से निकल करके और उनका जो हम लोगों ने जो टेक्निकल सर्विलांस वगैरह किया तो वो पूर्णिया जिला में उनका हम लोग को लास्ट लोकेशन मिला। उसके आधार पे और जो उनके और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने वहां पे टीम भेजी। पूर्णिया जाकर के एक जो व्यक्ति है उसकी अरेस्टिंग भी हुई है जो कि नामजद है और जो कि उसके साथ पहले से भी बातचीत करता रहा है और वो लड़का। और बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज 8वां दिन है। बिहार विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कई मुद्दों पर सदन के बाहर से लेकर अंदर तक सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। विपक्ष आज भी सदन के अंदर और बाहर बिहार की कानून व्यवस्था के अलावा दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होने हैं। तो देखिए, आज विधानसभा सत्र का 8वां दिन है। 27 फरवरी तक ये सदन चलना है। अनुदान मांग पर चर्चा और मतदान होने हैं, लेकिन सवाल यही कि विपक्ष एक बार फिर से क्या सदन की कार्यवाही को स्थगित करेगा, वैसे ही अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि लगातार सदन हंगामेदार होता चला रहा है और आज भी वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र जो है वो सुचारू तरीके से चल रहा है। बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज
जो है सदन की कार्रवाई से जुड़ी खबरें जो है हम बता रहे हैं कि जो बजट सत्र है उसमें आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। सरकार जो है वो चर्चा करेगी और उसके बाद फिर मतदान होगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत मामला और दरभंगा में जो मासूम बच्ची से रेप की घटना हुई है उसके साथ साथ दूसरे जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो काम जो है वो सुचारू तरीके से सरकार नहीं कर रही है, जो विकास की डफली बजा रही है, वो राग जो है अनर्गल है, ये विपक्ष का कहना है। और इन तमाम बातों को लेकर के विधानमंडल में चाहे विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, दोनों ही जगह पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है गतिरोध देखने को लगातार मिल रहा है। आज भी कमोवेश वही तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है। विपक्ष लगातार जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहा है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो महज 2 दिन खानापूर्ति के लिए सदन में आए और लगातार वो गैर हाजिर रह रहे हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भले नहीं आ रहे हैं किसी कारणों से, लेकिन सरकार जो है वो सही तरीके से अपने काम को नहीं कर रही है और इसको लेकर के हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष की इस बात से सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया है। इस हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। मोहम्मदपुर के काशी टेंगराही गांव की घटना बताई जा रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। मोहम्मदपुर के काशी टेंगराही गांव की घटना है। बढ़ते आगे, बेगूसराय नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में, जहां लोगों ने नगर निगम पर मनमानी सहित लूट खसूट और अवैध वसूली का आरोप लगाया। ये पूरा मामला बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के ट्रैफिक चौक का है, जहां अतिक्रमण के नाम पर दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ दुकानदारों से नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस वसूली का कार्य किया करती है। किसी दुकानदार से 500 तो किसी से 1000 रुपए, किसी से 1500 तो किसी से 5000 तक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जा रही है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में, जहां लोगों ने नगर निगम पर मनमानी सहित लूट खसोट और अवैध वसूली का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के ट्रैफिक चौक का बताया जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नगर निगम पर अवैध वसूली के आरोप, लोगों की तरफ से आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनने के पथ पर अग्रसर एनटीपीसी के नवीनगर बिजली परियोजना ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्टेज 2 की विस्तार परियोजना के अंतर्गत यूनिट 4 बॉयलर के प्रथम कॉलम की सफलतापूर्वक स्थापना कर दी गई है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल के हाथों कॉलम की स्थापना का ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। बाद में विजय गोयल ने एनटीपीसी नवीनगर के परियोजना प्रमुख LK बेहरा के साथ इस पूरी परियोजना को पूरा किया है। बढ़ते आगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अगली खबर दानापुर से है, जहां जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ट्रेन लुटेरे गिरोह का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बिहार और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 30 लाख रुपए मूल्य के हीरे और सोने के जेवरात के साथ 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग में 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। चौंका देने वाली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का ये पूरा परिवार अपराध की पाठशाला चलाता था, जहां छोटी छोटी बच्ची और बच्चों को ट्रेन में चोरी और लूट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, जहां जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ट्रेन लुटेरे गिरोह का बड़ा खुलासा कर दिया है। 48 घंटे के भीतर बिहार और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। 30 लाख रुपए मूल्य के हीरे सोने के जेवरात के साथ 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जो लोग करते हैं, हमारी मतलब रेल पुलिस की अपील है कि कृपया जो गहने होते हैं वो आप लोग अपने साथ ऐसे हैंडबैग में, जैसे इन्होंने टिफिन में रखा था और एक बार उसने हाथ डाला पूरा टिफिन निकाल लिया, तो गहने कृपया आप लोग रेलवे में सफ़र के दौरान ना पहने, ना लेके जाएं।
ये हमारी अपील है। मतलब चोरी से बचाने के लिए अपना प्रिकॉशन बेटर है। कभी भी कोई घटना होने से बचाने के लिए आप लोग ज़्यादा ज्वेलरी कैरी ना करें, ये हमारी अपील है महिलाओं से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।